नमस्कार दोस्तों, दो छोटी छोटी कहानियां लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आज मैं आपके सामने। और मेरे ख्याल से ये कहानी दीज आर नॉट ओनली सिग्निफिकेंट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द लर्नर्स, बट ऑल्सो देयर पेरेंट्स टू। सभी लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट रहेंगी ये स्टोरीज। इनका जो मॉरल है, इनका जो मैसेज है, उनका मतलब लाइक थिंकिंग है। उसमें फर्स्ट स्टोरी शुरू करने से पहले संस्कृत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है स्टूडेंट्स के लिए, नॉलेज के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी तथैव पंच लक्षण। मतलब एक विद्यार्थी के, अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या होने चाहिए कि काक चेष्टा वको ध्यानम, कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, और स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, और अल्पाहारी, अल्पाहार लेने वाला, और गृह त्यागी। गृह त्याग का मतलब जैसे प्राचीन समय में, एशियन टाइम में गुरुकुल वगैरह परंपरा थी, गुरुकुल में पढ़ते थे स्टूडेंट्स, तो उसका उस तरीके से मीनिंग है। गृह त्याग का आज की डेट में, आज के रेफरेंस में ये मीनिंग लगा सकते हैं हम कि गृह से मतलब फैमिलियर चीजों से ज्यादा अटैचमेंट ना होना, ज्यादा अटैचमेंट, ज्यादा डेडिकेशन, ज्यादा डिवोशन, किस चीज के प्रति रहना, टुवार्ड्स द स्टडी, टुवार्ड्स द लर्निंग। तो आज के रेफरेंस में ये उसका मायना लगा सकते हैं हम। स्टोरी शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को बोलना चाहूंगा कि अक्सर वो सुनते हैं बड़े बूढ़ों के मुंह से या अनुभवी लोगों के मुंह से कि अलर्ट रहा करो, सचेत रहा करो, जागरूक रहा करो, अपनी आंख, कान, नाक, ये जो इंद्रियां होती है, सेंसेस होते हैं जो, इनको खोल के रहा करो, चीजों को देखा करो, नोटिस किया करो। अब ये अंडरस्टैंडिंग होती क्या है, समझ होती क्या है, इस कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कहानी कुछ इस प्रकार से है। पहली कहानी, 2 कहानियां मैं सुनाऊंगा आज आपको। पहली कहानी है, एक ट्रेन में एक बार सफर करने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति एक डब्बे में चढ़े, बैठे कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट लगभग सूना था, उसमें कोई भी अदर पैसेंजर नहीं था। हो सकता है ड्यू टू कोरोना लाइक सिचुएशन, ड्यू टू हार्ड विंटर, हार्ड समर, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, या जो कोरोना के टाइम पर जो माहौल हुआ था कि पैसेंजर्स की ट्रैवलिंग लगभग बंद हो गई थी, ना के बराबर थी, तो ऐसा कुछ माहौल समझ लो, कल्पना कर लो, इमेजिन कर लो। तो वो वृद्ध व्यक्ति डब्बे में सवार हुए सफर पर कहीं जाने के लिए। ट्रेन लगभग चलने को स्टार्ट थी। इतने में ही कुछ 5, 6, 7 लड़के, नवयुवक, टीनेजर्स बाद यंग टाइप के लड़के ग्रुप में सवार हुए, उस डब्बे में शामिल हुए। अब आपने देखा होगा अमूमन सफर करते हुए बस में या ट्रेन में या कहीं भी, ये जो नई उम्र के लड़के होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जब ग्रुप में हो जाते हैं तो ग्रुप में आकर के इनकी थोड़ी सी शरारतें कह लो, या शरारतें जब नेगेटिव सेंस में आ जाती हैं तो वो गलत हो जाती है। तो फिर इनकी जो इवेंट्स, जो हरकतें होती हैं, वो रूड टाइप की हो जाती है, मतलब असामाजिक हो जाती है, दूसरों को परेशान करने वाली, कष्ट देने वाली। तो ये 5 लड़के सवार हो गए उस डब्बे में, और दूसरा जो साइड थी उसमें वो वृद्ध व्यक्ति अकेला। तो अब 5 लड़के अपने टाइप की शरारतें और वो हू हल्ला टाइप का करने लगे, जो होता है एक नॉर्मल प्रोसेस। अब उनको कुछ शरारत सूझी, उनमें से एक बोला कि यार एक काम करो, ट्रेन की चेन खींच दो। तो बोले इससे क्या होगा? बोला मजा आएगा, मजा आएगा। तो आप समझ सकते हो, कम शब्दों में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, हर शब्द हर आपको अभी मैं ऑनलाइन वीडियो के सामने नहीं एक्सपोज कर सकता हूँ। तो उनको ये शरारत सूझी। तो अब दूसरा दोस्त बोला उनमें से कि भाई टीटी आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, रेलवे फोर्स आ जाएगा, पकड़ सकता है हमें, चालान कर सकता है, फाइन कर सकता है हमारा। तो अगला दोस्त बोला, अगला फ्रेंड बोला उस ग्रुप में से, तो क्या होगा, कितना फाइन करेगा? हम लोग आपस में चंदा करके दे देंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसी नौबत आएगी। तो अब इसी प्रोसेस के दौरान एक अदर फ्रेंड बोला उनके ग्रुप का कि क्यों परेशान हो रहे हैं भाई, ये बैठे तो ये बूढ़े बाबा, बोल देंगे इतने खींचिए ट्रेन, अपन सब लोग बोल देंगे। तो भाई बहुमत का जमाना होता है, कानून तो दलील और गवाह देखता है। तो बोले साहब इन पे इल्जाम डाल देंगे। बूढ़े व्यक्ति सुन रहे थे सारी बातों को। बोलते हैं वो लड़कों से कि बेटा क्यों मुझे परेशान कर रहा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आराम से सफर कर लो, खुद भी परेशान मत हो, दूसरे को परेशान मत करो। लेकिन अब वो लड़के तो लड़के, और ऊपर से संस्कार
कि घर से, समाज से, गली से, मोहल्ला से उनको संस्कार कैसे मिले हैं। सबसे पहले तो घर के संस्कार माता पिता के द्वारा दिए हुए, उनको समझ में नहीं आई बात, तो उन्होंने सहमति सब लड़कों ने बनाई और बोले ठीक है भाई, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने निकालने हैं निकालो, चंदा कर लो, अगर ऐसी नौबत आएगी तो फाइन भर के निपट लेंगे उस सिचुएशन से। अब यहाँ पर नोटिस करना कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, समझदारी क्या होती है, अलर्ट रहने की कंडीशन जो हम सुनते हैं। सिविल सर्विसेज में आपको जो तैयारी कराई जाती है सीसेट सेकेंड पेपर की, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की, और स्टेट सर्विसेज में जो तैयारी कराई जाती है उसमें अलग से ये एक पोर्शन होता है डिसीजन मेकिंग और केस स्टडी। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय क्षमता के क्रिटिकल सिचुएशंस में आपका निर्णय डिसीजन क्या होना चाहिए, आप अपने आप को बैलेंस रखते हुए एक बैलेंस्ड डिसीजन क्या लोगे उस क्रिटिकल सिचुएशन में। ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग और आपका एनालिसिस करना सिचुएशन को, ये सब डिपेंड करता है आपकी अलर्ट चौकन्ने रहने की स्थिति पर, कि आप अपना आंख, कान और मस्तिष्क कितना खोले हुए हो। सिचुएशंस को, क्राइसिस को देख के, क्रिटिकल सिचुएशंस को देख के हाइपर हो रहे हो, घबरा रहे हो, या ठंडे दिमाग से उस सिचुएशन से लड़ते हुए उसका एक सटीक सॉल्यूशन, सटीक समाधान निकाल रहे हो। इस कहानी से अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से सुनते रहना आप लोग। तो चारों पांचों लड़के वो, लो भाई मेरे पास ये 50 का नोट, ये 50 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं। दूसरा बोला लो भाई मुझसे 100 रुपए ले लो। तीसरा बोला मेरे पास चेंज खुले इतने ही पड़े हैं, 20, 40, 60, 80 जो कुछ भी हो व्हाटएवर। उनने चंदा किया सब लोगों ने। अब जो वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, आगे आने वाले खतरे को भाप रहे थे, साथ साथ माइंड को एक्टिव रखते हुए सोल्यूशन भी निकालते जा रहे थे, सारी सिचुएशन को वॉच करते जा रहे थे, माइंड को चालू रखे थे, दिमाग को खुला हुआ रखे थे। सब लोगों ने चंदा कर लिया। उनमें से एक जो मुखिया टाइप का था, उनका लीडर टाइप का, वो बोला लाओ भाई कितने हुए, इतने इतने इतने, अच्छा इतने हो गए, ठीक है ये रख लेते हैं, लो मैं रख लेता हूँ इनको, ठीक है मेरे पास जमा है सब लोग, रख लिया। एक दोस्त ने चेन खींच दी, ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक गई भाई, पता चल गया कौन से डब्बे से चेन खींची गई है। सीआरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स के 2-3 जवान और ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई साहब आ गए वहां पर। तो वो चारों पांचों लोग लड़के बड़े भद्र व्यक्ति बनके अपने अपने अलग अलग स्थानों पे सेपरेट होकर बैठ गए शांति के साथ में। अब उन लोगों ने पूछताछ की, क्यों भाई इस डब्बे से चेन खींची गई है, किसने खींची, किसने खींची। एक लड़के से पूछा, बोला ये सामने जो बाबा बैठे हैं, बूढ़े बाबा जी बैठे, इन्होंने, हो सकता है कोई परेशानी हो, इनने खींची है। दूसरे से पूछा, बोला हाँ सर इन्हीं ने खींची, हमने देखा ये खड़े हुए, इनने खींची। सारे लोगों ने बोल दिया कि हाँ इनने खींची। अब पुलिस फोर्स ने पूछा वृद्ध बाबा से, टीटी साहब ने पूछा, क्यों बाबा आपको शर्म नहीं आती, आपने चेन खींची है। अब इस सिचुएशन में आप अपने आप को रख के देखो, फील करके देखो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या रिएक्शंस होते हैं आपके इस सिचुएशन में। कल्पना करके देखना कि ज्यादातर लोगों का रिएक्शन क्या होगा, और अब समझदारी वाला रिएक्शन देखना क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया, जी सर मैंने ही चेन खींची। बोले क्यों, तो मैं आपको शर्म नहीं आती, आप इतने वृद्ध हो गए हो और आप ऐसे काम करोगे तो इन लड़कों को क्या संदेश पहुंचेगा, क्या शिक्षा मिलेगी, आप ऐसे काम क्यों करते हो, आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता होना चाहिए जुर्माना लग सकता है, जेल हो सकती है आपको, फिर ये क्यों आपने छेड़छाड़ की इन नियमों से। अब बूढ़े व्यक्ति का जवाब सुनना आपको। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि साहब मैं क्या करता, ये लोग मुझे मारे डाल रहे थे, ये सारे लोग ग्रुप में हैं, शरारत कर रहे थे, बदमाशियां कर रहे थे और ऊटपटांग हरकतें कर रहे थे, मेरे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, डब्बे से हटाने की, भगाने की कोशिश की, प्लानिंग कर रहे थे इस बूढ़े को चलो डब्बे से फेंक देते हैं। अब कानून क्या मांगता है, सबूत मांगता है। बोले हम कैसे यकीन करें आपकी बात पे कि आप सच बोल रहे हैं। लड़कों ने कह दिया नहीं साहब ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानी है इनकी, ये ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट इन रियलिटी, इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हाटएवर ही इज सेइंग। तो बूढ़े बाबा बोले साहब मैं सच बोल रहा हूँ। बोले कोई प्रमाण? यहाँ सर प्रमाण है मेरे पास, मैं घर से आया, मेरी जेब में इतने इतने, मान के चलो कल्पना कर लो, रफ आइडिया लगा लो इतना कि मेरे पास 640, 680 या 1200 या 1400 रुपए थे मेरे पास साहब। इन लड़कों ने मिल करके मेरे साथ अभद्र हरकतें की, मेरे पैसों को इन्होंने मेरी जेब से निकाल लिया, इतनी धनराशि थी, मान के चलो 640 रुपए थे साहब मेरे पास। 640 रुपए में 200 का एक नोट या 2 नोट थे, 100 के इतने नोट थे, उसमें 50 के इतने थे, 10-10, 20-20 के इतने नोट थे साहब। आपको यकीन ना हो आप देख लो, ये सामने जो लड़का इस कलर की शर्ट पहने ये खड़ा हुआ है, इसने
सबसे मेरी जेब से निकाल के पैसे अपनी जेब में रख लिए हैं, साहब चेक कर लो, ये मेरे पास प्रमाण है, इससे बड़ा दूसरा कोई प्रमाण है नहीं मेरे पास। टीटी महोदय ने इशारा किया सैनिकों को, जवानों को, उन्होंने लड़के को पकड़ा, जेब में हाथ डाला, वो पैसे निकाले, गिने सबके सामने कि हाँ सर जो वृद्ध व्यक्ति बोल रहे हैं सही बात है, 200 का एक नोट है, 100 के जो नोट इनने बताए उतने अनुपात में है, 50 का 10 का 20 का जो रेशियो इनने बताया उसी रेशियो में है, टोटल अमाउंट जो बन रहा है साहब वो इतना बन रहा है जो इन्होंने बताया। हेंस प्रूव्ड, प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हो गया। टीटी साहब के आदेश पर, इशारे पर उन जवानों ने लड़कों को पकड़ा, लगभग घसीटने वाली कंडीशन में उनको पकड़ के ले जाने लगे, और वो पैसे जो लड़कों के थे उनको ससम्मान वृद्ध व्यक्ति को लौटा दिया कि लो बाबा ये आपके पैसे आपके काम आएंगे, किराए वगैरह आप कोई सामान वगैरह लेने जा रहे होंगे, लो बाबा आप रख लीजिए, आराम से सफर कीजिए, इनको हम अभी हवालात में ले जा रहे हैं, चालान वगैरह करेंगे इनका, और वो चल देंगे। अब उन लड़कों ने अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित सिचुएशन देखकर अचंभे से वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा, और वृद्ध व्यक्ति अपने सर पे हाथ फेरते हुए हंसा, हल्की मुस्कान दी, और लगभग मन में सोचा, कहने का मतलब था कि बेटा ये बाल धूप में सफेद थोड़े हुए हैं, मतलब दिस इज द एक्सपीरियंस, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द थिंकिंग, दिस इज द एनालिसिस पावर, दिस इज द डिसीजन मेकिंग, दिस इज द एप्टीट्यूड, इस चीज को एप्टीट्यूड और ये सारी चीजें कहा जाता है। तो ये थी कहानी नंबर 1 जो कि अभी हमने एक श्लोक रेफरेंस में लाया था कि काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव। इन सारी चीजों से मिलकर ही इन गुणों का विकास होता है, जिसको हम समझदारी कहते हैं, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। वो किसी एक एस्पेक्ट से, एक पहलू से नहीं आ सकती है, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, सभी अंगों का विकास, मतलब सारी ब्रांचेस, सारे पार्ट से, चाहे वो आपकी किताबी ज्ञान हो, बुकिश नॉलेज हो, या अदर टाइप की एक्टिविटीज हो। ये थी हमारी स्टोरी नंबर 1। मैं स्टोरी नंबर 2 आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये खास करके उस सिचुएशंस को बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जब रिजल्ट्स वगैरह आते हैं उसके टाइम के बाद बहुत सारी हम जो घटनाएं सुनते हैं कि बच्चों का सुसाइड कर लेना या मेंटली हरासमेंट टाइप का फील करना बच्चों के द्वारा, और बहुत सारी चीजें, तो बहुत ध्यान से सुनना कहानी को, उसको कैच करने की कोशिश करना। टाइटल है जंगल का स्कूल। हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद कोई अनपढ़ न रहेगा, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 21 में है, अपने संविधान में है, हालांकि स्टोरी का उससे अभी लेना देना नहीं है। तो हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया अब आज के बाद कोई अनपढ़ न रहेगा, हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बांटेगा, मार्कशीट्स बांटेगा। सब बच्चे स्कूल चले, हाथी का बच्चा भी आया, शेर का भी, बंदर का भी, मछली का भी, खरगोश का भी, कछुआ का भी, ऊंट का भी और जिराफ का बच्चा भी स्कूल आया। फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हुआ तो हाथी का बच्चा फेल। किस सब्जेक्ट में फेल हो गया? पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। हाथी का बच्चा पेड़ पर चढ़ने वाले टेस्ट में फेल हो गया। अब क्या करें? ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग में भेजो। अब हाथी की जिंदगी का एकमात्र मकसद बचा था कि हमारे बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप करना है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी कोचिंग्स लगवाए, ट्यूशंस लगवाए, अब तो इसको पेड़ पर चढ़ने वाला जो टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट, उसमें टॉप करवाना है अपने बच्चे को। इंसल्ट की बात होगी। प्रिंसिपल ने स्टेज पर किसी तरह एक साल बीता, फाइनल रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सबके बच्चे फेल हो गए। बंदर का बच्चा फर्स्ट आया। किस एग्जाम में, किस एक्टिविटी में, अभी देखते हैं। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाकर मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल के कलाबाजियां दिखाकर, गुलाटियां मारकर खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे, इंसल्टेड फील कर रहे हाथी के बच्चे, हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चों को पकड़कर धुनाई कर डाली। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन दिलवाते हैं, कोचिंग दिलवाते हैं, तुमको सारी चीजें तुमको प्रोवाइड करवाते हैं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाए।
सीखो, बंदर के बच्चे से कुछ सीखो, उसको देखो, पढ़ाई पर ध्यान दो, इस टेस्ट पर ध्यान दो, इस एक्टिविटी पर, इस चीज पर ध्यान दो, इसमें क्यों फेल हो गए तुम लोग? फेल हालांकि मछली भी हुई थी, बेशक वो स्विमिंग में फर्स्ट आई, पर बाकी सब्जेक्ट में, बाकी एक्टिविटीज टेस्ट में फेल हो गई। मैडम बोली, मास्टरनी बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ, यहाँ मेरा दम घुटता है, इस स्कूल में मेरा दम घुटता है, मैं सांस नहीं ले पाती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में, ये माहौल, यहाँ का माहौल मुझे सूट नहीं करता है, हमारा स्कूल तो तालाब में ही होना चाहिए ना, वहां के स्कूल में क्या बुराई थी? माँ नहीं, ये रेपुटेशन का इशू का सवाल है, रेपुटेशन का इशू है, ये तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती थोड़ी ही करानी है, समाज में कुछ रेपुटेशन, कुछ हैसियत है मेरी, तुमको इसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये राजा का स्कूल है, बड़ा स्कूल है, अच्छे घरानों के लड़के पढ़ते हैं यहाँ। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण है, महंगी फीस है, तो ये है, वो है, दिखावा, ऊंची दुकान, फीका पकवान, या वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हो। बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती है। आगे देखते हैं क्या होता है। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने सारा सीन देखा, पूछा, क्यों पीट रहे हो बच्चों को? जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। बूढ़ा बरगद सोचने के बाद बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा कि भाई पेड़ पर क्यों चढ़ाना चाहते हो? अपनी सूंड उठाओ, लंबी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो, आप ऐसे ही तोड़ के खा सकते हो, आपका बच्चा भी। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खा लो, पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता ही क्या है? वो कला सीखने की, वो आर्ट सीखने की जरूरत ही क्या है? उस रूप में, दूसरे रूप में वो चीज आपके पास मौजूद है, दूसरे फील्ड में, दूसरे सेक्टर में, दूसरी स्किल के रूप में। तो ये सारी बातचीत वहां पर होती है। फिर आगे बरगद कहता है कि ऊंट, तुम भी अपनी गर्दन लंबी करके, ऊंट से कहता है, तुम भी अपनी गर्दन लंबी करके फल पत्ते खा सकते हो। हाथी के बच्चे को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को तालाब में ही सीखने दो ना, क्या समस्या है? स्विमिंग जो स्किल है उसकी, स्विमिंग जो एक्टिविटी है उसमें वो पारंगत है। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा करिकुलम और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए ही डिजाइन्ड लगता है। इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में, 35 स्टूडेंट्स की क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा, क्रैबिंग पैरट ही फर्स्ट आएगा, ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शंस को छोड़कर, अपवाद को छोड़कर। सबको फेल होना है, बाकी सबको फेल होना ही है। हर बच्चे के लिए अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट और अलग स्कूल चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो, जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साह वर्धन करो, पर बाकी के 34 बच्चों को नालायक, कामचोर, लापरवाह, डफर, फेलुअर घोषित मत करो। मछली बेशक पेड़ पर ना चढ़ पाए, पर एक दिन वो पूरा समंदर नाप देगी। शिक्षा अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभा की कद्र करें, चाहे वह पढ़ाई, खेल, नाच गाने, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी, मैकेनिकल, किसी भी क्षेत्र में हो। उन्हें उसी दिशा में अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हो, बस जरूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, फ्लेक्सिबिलिटी की, डिसिप्लिन की, जो कि आजकल स्कूल्स में बच्चों में, अब ये इसके लिए मैं थोड़ा थीसिस तैयार कर रहा हूँ, अपनी चीजों को अवलोकन कर रहा हूँ, उन पर अनुसंधान करने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी छोटी सी समझ से, छोटे से मस्तिष्क से। बहुत जल्द मैं आपके सामने लाऊंगा, ये बहुत प्रैक्टिकल जमीनी बात है। तो इसको आगे देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को, डिसिप्लिन को सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों में आज। टीचर कुछ कह भी दे, अगर स्कूल में बच्चों का रिप्लाई देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके पोस्चर्स देखिए। ये सीनियर क्लासेस की बात नहीं, जूनियर क्लासेस में आप देख लीजिए। सभी अभिभावकों को, पेरेंट्स को सादर समर्पित है ये।
आप कम से कम इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा प्रयास। थैंक यू।